अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, आज की खबर उन हजरात के लिए है जिन्होंने गैस सिलेंडर्स महंगे किए और फिर अरबों रुपए की कमाई की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एलपीजी मुआहिदा कलअदम करार दे दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक स्विस सर्जन गैस कंपनी और जेजेवीएल के दरमियान मुआहिदा उसी दिन से कलअदम होगा जिस दिन से यह अलॉट किया गया था, यानी 18 मई 2003 से, और जेबों में गई हुई रकम भी वापस होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर सेनेटर एतजाज अहसन हुए हैं जिनके जेजेवीएल में शेयर्स हैं। इसके अलावा चंद बड़े सियासतदान, साबिक गवर्नर पंजाब, सिविल और फौजी ऑफिसर्स भी भारी नुकसान उठाने वालों में शामिल होंगे। क्या आवाम से लूटा हुआ और महंगाई का जो पैसा था ये कौमी खजाने में वापस आएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कल सेनेट में महंगाई के खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें की गई। हर कोई गरीब के लिए आवाज उठाता नजर आया। आलू, प्याज, टमाटर का ख्याल आया कि कैसे ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। लेकिन सेनेट में जो आवाज पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि अपने दौर में महंगाई पर काबू पाकर उन्होंने लोगों को कितना रिलीफ दिया? आज हम इस पर बात करेंगे। बड़ी दो अहम खबरें हैं, आवाम से जुड़ी हैं ये खबरें, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले रोजाना की तरह खबरें सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे क्लासेस साहब और कायसर जी। कायसर, वैसे तो एक लिहाज से हमारी खबरें भी आपकी खबर से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। मैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट पेश करूंगा जो बड़ी आई ओपनिंग है और उसमें जो फिगर्स बताए हैं उन्होंने हमारे यहाँ नाखानगी के वो बड़े स्टैगरिंग हैं। 79% लोग जो हैं, तकरीबन 80% लोग जो हैं वहाँ यहाँ नाखानदा है। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है जो हम डिस्कस करेंगे कि जो 55 साल से 64 साल के लोग हैं उनमें शरह खानगी ज़्यादा है, और 15 से 24 साल के लोग जो हमारे हैं नौजवान हैं जो पिछले 10-15-20 सालों में जब जिन्होंने होश संभाला उनमें ये काम क्यों है? अयूब खान और सब्सिक्वेंटली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तालीमी पॉलिसी थी जिससे शदीद इख्तलाफ था किबला गिलानी साहब को, तो वो जो नस्ल अब तक यहाँ पहुँची है उसमें तालीम ज़्यादा है। और आपकी ये सारे फिगर्स हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर भी जो है इतनी हमें काबिल रश्क नहीं है हमारे लिए। हम इंसानी हकूक़ के हवाले से जो बदतरीन मुल्क हैं, पहले 3 के बाद चौथे हम हैं। हमसे पहले जो है वो शाम है, सूडान है और कांगो है, और उसके बाद हम आते हैं। और असल में हम इंसानी हकूक़ को मेजर्स क्या करते हैं, वो क्या यार्ड स्टिक्स हैं जिनसे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी के इंसानी हकूक़ उसे मिल रहे हैं या नहीं? इस पर आज बात करें। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? शाहजा, एक तो जो अभी आपने प्रोग्राम का इंट्रो दिया इसमें आपके साथ वो सारे नाम शेयर करेंगे। आज स्टोरी भी है मेरी बड़ी सारी, जो लीड स्टोरी है इसमें, ये रोज़नामा दुनिया में मेरा ख्याल हम ये क्रेडिट ले सकते हैं शायद ये नाम जो है कि इससे कौन कौन फ़ायदा मंद हुए थे इस पूरे इस डील में जो आप जिसका बता रही थी। मेरा ख्याल है शायद वो नाम आज हमने डिस्क्लोज़ किए हैं। कितने बड़े बड़े फौजी इसमें मुलविस हैं, इसमें सिविलियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इसमें जब बात करेंगे वो नाम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो 3 बड़ी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कल जो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, महंगाई तो एक रोज़मर्रा का मामला है जो उठता रहता है, मीडिया भी उस पर बात करता रहता है। या उसमें जो कल सबसे बड़ा वहाँ पे एक स्कैंडल सामने आया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो है 5 अरब रुपए के गर्दिशी ये कर्जों का, कि जो ये तो पता है कि आ गए हैं, कहाँ से आए हैं ये बताने को कोई तैयार नहीं। कल इस पर 1 घंटा पूरा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई इस पर जारी रही है। उस पर बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आमिर मतीन साहब अगर आज सुबह सवेरे वो हमें ये जागते हुए पाए गए तो उनसे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे फैक्ट्स आए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की जा सकती है। और दूसरा ये है कि आज यहाँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला में $100 मिलियन का ये स्कैंडल था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, उसमें बड़ी शॉकिंग किस्म की ये डिटेल्स पेश की जा रही हैं कमेटी के सामने। तो वो बताएंगे कि उस स्कैंडल का क्या हशर हुआ था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कितने $1 मिलियन कमीशन कौन खा रहा था, और आज कमेटी के सामने क्या पूरे हक़ाइक़ रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है इस स्कैंडल के हवाले से कि कैसे चीनी कंपनियां हमें लूट के चली गई हैं, वो आपके साथ डिटेल ये शेयर करेंगे। और अगर इसमें कोई वक्त मिला तो हमने कुछ दिन पहले किया था कि हाजी अदील साहब जो हैं उन्होंने ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक प्राइवेट बिल पेश किया है जिसमें कहा गया कि ग्रेड 20 के बाद उन अफसरों को तरक्की ना दी जाए जो गैर मुल्की शरीयत रखते हैं। आज उस पर स्पेशल कमेटी जो बनाई गई थी उसकी आज उसका इजलास है, और इंटरेस्टिंगली पूरी ब्यूरोक्रेसी मुत्तहद हो गई है। वो कहते हैं ये तरमीम गलत है, झूठी है, एक तरह से आप इसको
आप बिल्कुल मंजूर ना होने दें, और तमाम अफसरों को इजाज़त होनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो उनके पास ये डबल शरीयत होनी चाहिए, उनकी तरक्कियाँ होनी चाहिए। उसकी भी थोड़ी सी डिटेल देंगे कि ये क्या चाहती है पाकिस्तान की जो ये ब्यूरोक्रेसी है इस तरह के कवानीन की मुखालफत करके। ठीक है, सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो LPG का जो ये मुआहिदा था इसको कलअदम करार दिया। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं जो जिन्होंने कोटे लिए और अरबों रुपए लूटे, और अब उम्मीद की जा सकती है कि पैसा वापस आएगा। क्लास साहब, जब मैं आज ये लीड स्टोरी दुनिया अखबार की पढ़ी थी तो इतना हैरान कुन इंकशाफात थे कि नैब के जिन अफसरान ने LPG किंग को गिरफ्तार किया, उन्हीं अफसरान ने बाद में मिलकर इनसे कोटे लिए। ये शाज़िया एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज मैंने फाइल किया रोज़नामा दुनिया की लीड स्टोरी के साथ एक अटैच हमारी स्टोरी है। बड़ा इंटरेस्टिंगली जो इकबाल जी अहमद साहब हैं, ज़ैड अहमद साहब हैं, इनको LPG किंग भी कहा जाता है, इनका निक नेम जो है। LPG का जितना बड़ा बिजनेस है मोस्टली ये कंट्रोल करते हैं इकबाल ज़ैड अहमद साहब हैं। ये 99 में ये बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बड़े करीब थे, पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बड़े करीब थे। उन्हीं के दौर में बेनज़ीर भुट्टो दौर में, पहले दौर में एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो गरीब इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, बेचारे शोधे खर्चे नहीं पूरे कर सके थे, मार्शल में बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, उनको कोटे दिए गए थे यहाँ पे ये LPG में। उसमें एतजाज़ अहसन साहब थे, जहांगीर बदर साहब थे, उसमें नहीद खान थी, सफदर अब्बासी थे। इन्होंने वो कोटे फिर इनको दे दिए थे इकबाल ज़ैड अहमद साहब को कि आप इनको मैनेज करें। वो हर महीने इनको अच्छी खासी अमाउंट जो है उन कोटों के अगेंस्ट इनको मिलती रहती है। एतजाज़ अहसन साहब तो बाकायदा बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी जो मिसेज हैं बुशरा एतजाज़, वो उनके बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर्स में बैठती हैं, उनके बड़े सारे शेयर्स हैं। तो अब जब इनके खिलाफ ये 1999 में यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू की थी नैब ने, जो सबसे पहले कुछ लोग उठाए गए थे उनमें इकबाल ज़ैड अहमद साहब भी थे। उन पे इल्जाम था कि उन्होंने साहब एक वजाहत हो जाए, मैं आपसे चाहता हूँ ताकि कोई बुशरा एतजाज साहिबा का सुना था कि उनके पास LPG का ठेका है, एतजाज साहब का नाम पहले इससे नहीं आया, तो वो उनका अलहदा ठेका है और ये उनके ऊपर जो है उनकी वाइफ का अलग, हाँ जी उनके नाम है, वो नहीं अलग नहीं है, एक ही है। एतजाज साहब ने वो शेयर जो है अपने जो थे उन्होंने अपनी मिसेज के नाम पे वो कर दिए थे। उनकी मिसेज जो है उनको रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है JJVL, जिसके खिलाफ कल फैसला आया है। और इस केस में अपनी कंपनी या अपने बिजनेस पार्टनर के केस को प्ली करने के लिए एतजाज अहसन साहब पेश भी होते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये दलाल भी देते रहे वहाँ पे जाके, लेकिन इवन देन इनकी वहाँ पे नहीं सुनी गई। तो इसमें जो मैं बता रहा था कि 99 में जिन लोगों को उठाया गया था उसमें इकबाल ये ज़ैड अहमद साहब जो JJVL के हैं ये भी वहाँ पे थे, और इनको कहा गया कि 29 करोड़ रुपीस आपके अगेंस्ट बनते हैं, आप हमें दे दें, हम आपको छोड़ देंगे। एक कर्नल साहब थे लाहौर के, जनरल मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, तो इन्होंने उनकी सिफारिश ढूंढी, उनकी सिफारिश पे इनकी डील कराई गई, सेटलमेंट हुई, इन्होंने कुछ 12 करोड़ रुपए अदा कर दिए और बाकी पैसों को आज तक पता नहीं है कि इन्होंने दिए या नहीं दिए। इंटरेस्टिंगली जिन नैब के लोगों ने इनको उठाया था उन्हीं नैब के लोगों ने ये बताइएगा क्लासरा साहब 2003 में ये मुआहिदा हुआ, ये तो परवेज मुशर्रफ का दौर था, परवेज मुशर्रफ ने भी जब तक कुछ लोगों को नवाजा था। मैं उसी पे आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि नैब ने कैसे इसमें करप्शन की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते तो मजीद जो इनका शफात है हम नाज़रीन के साथ ब्रेक के बाद करेंगे। नाज़रीन टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक कमेटी बनाई गई है जो ये फैसला करेगी कि JGVL कंपनी से कितनी रिकवरी करनी है और इसके असरात उन तमाम सिविल और मिलिट्री अफसरान पर होंगे जिन्हें जनरल मुशर्रफ के कहने पर कोटे दिए गए थे। क्लास साहब जरा पहले वो नाम तो शेयर कर लें जो अवाम की जेबों पर डाके डालते रहे, लोग सुनना चाहते हैं वो नाम। लेकिन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए डाका डला कैसे है। नाम देने से तो कोई बात नहीं, देयर शुड बी मेथड टू मैडनेस कि कोटे इनको मिल कैसे गए। नैब ने इनको 99 में गिरफ्तार किया इकबाल ज़ैड अहमद को, और जो ही गिरफ्तारी के बाद सेटलमेंट हुई वहाँ एक कर्नल साहब के जरिए सुलह सफाई होगी, वो बहर आ गए, उन्होंने ही नैब के लोगों को करप्ट करना शुरू किया इकबाल ज़ैड अहमद साहब ने। सबसे पहला जो कोटा लिया उनसे वो जो साबिक गवर्नर पंजाब थे खालिद मकबूल चेयरमैन नैब थे, उन्होंने कहा पहले तो मुझे कोटा दे देना, इधर हैं ज़रा, उन्होंने कहा हजूर आप भी लें। उसके बाद मुनीर हफीज़ साहब थे, वो उनके बाद बने नैब चेयरमैन बने, मुनीर हफीज़ साहब ने कहा कि मुझे भी कोटा दें, उन्होंने कहा हजूर आप भी ले लें। इसके बाद यहाँ जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब थे, वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा जनाब साहब में बदर बांट हो रही है तो हमारा क्या कसूर है, हम तो वजीर दाखिला हैं। उन्होंने कहा सर आप भी लें।
नैब अपने ही मुलजम से नैब के चेयरमैन और अफसरान जो हैं उनसे कोटे ले रहे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग कुछ नाम आपको और मैं पढ़ के देता हूँ। एक कैप्टन बशारा साहब थे, ब्रिगेडियर सिराज थे, जनरल तारक मजीद जो वो गए टॉप के लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, ये प्ली बारगेन के उस वक्त हेड कर रहे थे नैब के तारक मजीद साहब हैं, जो बाद में जिनके दामाद भी आपको याद होगा अगवा हो गए थे और बहुत बड़ी यहाँ टॉप पोजीशन पर गए थे। उन्होंने भी कोटा लिया, उसमें वो प्ली बारगेन में शामिल थे। वो यहाँ पे मौजूद थे। हुमायूं फरीद साहब हैं, जनरल रहमत खान है, रिजवान पंजाबी हैं, इश्तियाक अहमद हैं, जमाल अकबर अंसारी हैं। वहाँ जनरल मुशर्रफ साहब के ऐवान सदर में सेक्रेटरी थे मोहसिन हफीज साहब, बहुत बड़े दबंग ऑफिसर गुजरे हैं। उन्होंने ये बंदर बांट अपने इर्द गिर्द होते थे कि तो उन्होंने कहा जनाब हमें भी कुछ इसमें से माल दिया जाए। इकबाल ZM साहब ने उनको भी दिया। इसके बाद यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ मजीद नाम शेयर किए गए थे, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन का नाम दिया गया था कि उन्होंने भी लिया था। इसके बाद आफ्ताब शेरपो साहब हैं, उनका भी नाम लिया गया था। एक लंबी लिस्ट है, मजीद भी कुछ नाम आ सकते हैं जो हम आपके साथ कल शेयर कर सकते हैं। सो ये तमाम लोग फौजी, सियासतदान और सिविलियन, इन्होंने मिलकर इस मुल्क का, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लूटा है। जो कीमतें पड़ी गई हैं, 9 रुपए प्रोडक्शन कास्ट थी, 72 रुपए पे उस वक्त बेचा था। एक लम्हा दीजिएगा, एक वजाहत मुझे अभी मैसेज भी आया है कि मोहतरमा बुशरा एतजाज साहिबा जो हैं वो नहीं है गालबन JJVL की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये भी हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हमें भेजा है। तो इस पे मेरे क्लास साहब मैंने खुद डॉक्यूमेंट देखे हुए हैं काजी साहब। अब अगर वो कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू आगे बता दें। जो एतजाज एहसन साहब को कोटा मिला था तो वो किस चीज का था, वो फिर किधर गया? कोटा बेच दिया है उन्होंने सेल कर दिया है, किसके नाम शिफ्ट किया? बुशरा एतजाज जो पेश होती रही हैं वहाँ पे, बैठती रही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसके मीटिंग के मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं। बुशरा एतजाज साहिबा की हाजिरी उस पे लगी हुई है। खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब नहीं रहेगी। टेलीफोन लाइन पर चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन इरफान खोखर लाइन पर, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। सबसे पहले तो ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई बहरान तो नहीं पैदा होने वाला LPG का? बिल्कुल बहरान कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन मैं वक्त तो अगर होगा भी तो वक्ती तौर पर होगा। लेकिन क्लासा साहब एक बहुत मौजूद शख्स का नाम बोल रहे हैं जिन्होंने ये पूरे गेम में गवर्नमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक के अली रजा साहब थे, जिन्होंने बंदर बांट की और उनकी पूरी टीम जो ये अली रजा के बेटे के नाम पे MN अजीजी के नाम पे भी ये कोटा जारी हुआ। और उसके बाद जो क्रेडिट हेड थे शहजाद आदम साहब, उनको भी कोटा दिया गया। और उनके जो रिजवान पंजवानी साहब थे जो यहाँ से नेशनल बैंक को हेड करते थे और जिन्होंने ये गेम सारी करवाई, और मेरी इश्तियाक साहब की नेशनल बैंक की तमाम टीम को, इनको भी 10 टन का कोटा दिया गया। और इसी तरह बहुत से लोग और भी हैं, लेकिन चूंकि बुरहान की बात करें तो बुरहान ये वक्ती होगा, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्लासर साहब ने आज मेंशन भी की है, आपने भी मुझे ये बात कही थी, 9 रुपए इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने मुझे बताई थी, जो आज फिर स्टोरी सामने आई और 72-100 रुपया ना जाने ये कहां बेचते रहे। इस पे जरा बताइएगा हमें। आप देखेंगे 2004 से लेकर 2006 तक इसकी LPG की प्राइस फ्रीज रही सिर्फ 17 रुपए किलो। अगर गवर्नमेंट की प्राइस 17 रुपए किलो उस वक्त फ्रीज होती है तो इसका मतलब कि उस वक्त उसकी पैदावार लागत 9-10 रुपए से ऊपर हो ही नहीं सकती। एक बात होगी। और दूसरी बात यह कि ये उस वक्त जब प्रोजेक्ट आया था, कीमत 2006 में अगर 9 रुपए थी, आज प्रोजेक्ट को खत्म हुए, इसके बैंक के पैसे खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ, सब खत्म हो चुका है। अब तो 4-5 रुपए कॉस्ट होनी चाहिए। अब ये और आप ये बता रहे हैं कि 95% जो है वो पाकिस्तान में पैदा, ये इसकी यहाँ प्रोडक्शन होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं एक और मजे की बात है, इंटरनेशनल कीमत इस वक्त $175 46 पर केजी बढ़ी है, लेकिन 2 महीने से लोकल प्राइस नहीं बढ़ी। इसका मतलब आप अंदाजा कर लें कि लोकल गैस भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। 46 रुपए किलो पड़ने के बावजूद कीमत लोकल प्रोड्यूसर ने नहीं बढ़ाई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कीमत नहीं बढ़ने दी, हमने रिक्वेस्ट की थी। आप अंदाजा कर लें कितना प्रॉफिट है, कितना अभी तक भी मार्जिन है अभी भी। अच्छा खोखर साहब, जरा खोखर साहब ये तो बातें हो गई, अब जरा थोड़ा सा कुछ और इश्यूज पे आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इकबाल ZM साहब में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि जो नैब के मुलजिम थे 1999 में गिरफ्तार हुए, उन्होंने नैब के अफसरान को ब्राइब किया, उन्होंने जनरल मुशर्रफ की पूरी टीम को ब्राइब किया। ये कैसे हुआ सारा कुछ? जो नाम हमने कुछ नाम लिए, अभी तो मजीद नाम सामने आने वाले हैं। ये कैसे हुआ? मुलजिम से वो डील मेकर कैसे बन गए? एक हर एक को उन्होंने माल खिलाया। ये क्या कहानी है? कोई इस पे कोई रोशनी डालेंगे? बिल्कुल जी, उनकी काबिलियत को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनकी काबिलियत ही तो इतनी बड़ी थी। और 99 में थाना सर्वर और जब ये गेम स्टार्ट होती है, पूरी प्लानिंग वहाँ बनती है, ये लोग सब शामिल थे। अब
आप देखेंगे 2003 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, मुआहदा होता है। 2004 में जमाली साहब इसकी स्टोन बेकिंग करते हैं। 2005 में वही जनरल मशर जिसने पकड़ा वो वही उसी प्रोजेक्ट पे जाके उसका इफ्तिताह करते हैं। उसके बाद पूरी टीम आप देखेंगे वहाँ पे सरकारी हेलीकॉप्टर से गवर्नर खालिद मकबूल ईद वाले दिन जाकर के वहाँ पे विजिट करते रहे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पूरा अच्छा, इसमें खोकर साहब बहुत सारे ये जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों, किसी ने बीवी के नाम पे कराया, किसी ने भतीजे के नाम पे, किसी ने बेटे के नाम पे, अपने नाम की बजाय इन्होंने रिश्तेदारों के नाम पे अलॉटमेंट करवाया। और ये भी बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो अपने, मैं पढ़ रहा था स्टोरी में, उन्होंने भी अपने अजीजों को कुछ लोगों को दिए, वो क्या था? देखिए उस वक्त तो ये जो जनरल मशरफ की टीम थी पूरी, और ये उनकी बड़ी करीबी टीम थी। ये सिस्टम में चूंकि इकबाल सर के दोस्त बने, और मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब की अपनी फैमिली की किसी नाम पे कोई कोटा नहीं था, लेकिन ये पूरी टीम जो थी ये उस वक्त सारे मामलों अब से ये था जब ये टीम बन गई, तो जब ये मुआहदा हुआ जिसमें सबसे बड़ा दुनिया का फ्रॉड मुआहदा उस वक्त हुआ, उसमें अमेंडमेंट की गई, SAGC ने अमेंडमेंट कराई कि ये मुआहदा तब 2005 30 अप्रैल को स्टार्ट हुआ प्लांट। इसमें एक चीज अमेंड की गई कि ये प्लांट अगर जब मुआहदा खत्म होगा तो ये इसी पार्टी को दोबारा मिलेगा। जब मैंने नेशनल असेंबली में ये, अच्छा मुझे ये बताइएगा इसमें खोखर साहब, ये इससे जो आज JGVL का जो मुआहदा कैंसिल हो गया और ये तमाम जो कोटे थे जो हमने कुछ नाम गिनवाए हैं मजीद भी हैं, तो इनका तो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट JGVL से, तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि जितने सिविल मिलिट्री और सियासतदान थे जो LPG में लूट मार की गई, कीमतें बढ़ेंगी, ये सारे उसमें जिम्मेदार थे और सारा पैसा इन लोगों की जेबों में भी किया है, ये जिनके हम नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने कोटे लिए हैं और घर बैठे माल कमाते रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने की कि ये इनके पास पैसा भी गया और ये 400 अरब में इन्होंने सबने मिलकर 400 अरब इस मुल्क का लूटा है। आप अंदाजा करेंगे LPG, सिर्फ आप अंदाजा करेंगे जब प्रोजेक्ट आया था उस वक्त 25 रुपए किलो LPG पूरे मुल्क में दस्तयाब थी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं, मैंने एक दिन का रिकॉर्ड भेजा हुआ तमाम मीडिया को। अब मीडिया का मैं मशहूर हूँ, इनको नंगा करने में मीडिया में इतना बड़ा, और तमाम लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि ये वो लोग हैं, ये नसूर इस मुल्क में बन चुके हैं। पाकिस्तान में अंदाजा करेंगे एक बड़ी कंपनी 3 मल्टीनेशनल ग्रुप बन के PRO प्रो आई, इन लोगों ने उनको दिवालिया कर दिया, वो बैंक करप्ट होकर वापस भागे, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में। अच्छा खोकर साहब हम ये देख रहे सुप्रीम कोर्ट का कल पूरा फैसला, मैंने जजमेंट पढ़ा है सारे का सारा, उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि JGVL के खिलाफ कार्रवाई करें, इनसे अमाउंट्स रिकवर करें, लीगल जो उनके SSG के लोग थे जिन्होंने डील की थी, वो डल्टी डील थी LPG का, वो सारा का सारा उन्होंने उनको एक्सट्रैक्शन प्लांट दिया, उन पे कार्रवाई करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिन्होंने कोटे लिए थे उन पे भी कार्रवाई कीजिए, उस पे चुप है। जहां तक मुझे समझ है फैसले की, सिर्फ वहां तक एक्शन दिया गया है जहां पे इकबाल ज़ैद अहमद आते हैं, जो सरकारी अफसरान आते हैं, इन तमाम सिविलियन पॉलिटिशियन। सॉरी क्लास साहब, जो कमेटी बनाई गई है वो रिकवरी नहीं करेगी इन लोगों से, वो असेसमेंट करेगी, वो करेगी JGVL से करवाएगी, असेसमेंट करेगी और वो JGVL से पैसे लेगी। अच्छा खोकर साहब, आपके ना बीच में मुझे मैसेजेस भी दोबारा आ रहे हैं कि जी जिस तरह लिखा गया, मुझे बताया गया कि बुशरा एतजाज साहिबा का वो कोटा होल्डर थी, वो शेयर होल्डर नहीं थी ऊपर, और साथ उन्होंने ये कहा जी हमने अगर ये पैसे कमाए तो हमने टैक्स भी तो दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी मेरे, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे जरिए हो जाए, तो टैक्सेस पे किए। ये बात है सुप्रीम कोर्ट में। काजी साहब, मैं इससे पहले खोकर साहब जवाब दें, मैं आपके दोस्तों को मशवरा दूंगा जो ये मैसेज भेज रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। एतजाज अहसन पेश हुए थे वहाँ पे, उनका बकायदा 4-5 पेजेस पे जो इन्होंने अपनी रिजर्वेशन पेश की थी, यहाँ तक कहा था एतजाज अहसन साहब ने कि हमने JGVL ने $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट लाए हैं पाकिस्तान में, जब कोई पैसा नहीं लाना चाहता था, 9/11 के बाद इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। इकबाल ज़ैद अहमद साहब जो हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट लेके आए, पैसा लेके आए, लोगों को नौकरियाँ मिली, जॉब्स दिए, लेकिन वो इस बात पे इन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि इससे इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और बहरान आएगा मुल्क में। अगर आप यहाँ 30-35 कंपनी जो इस वक्त बिजनेस कर रही हैं JGVL के साथ, वो फौजियों की कंपनियां हैं, सिविलियंस की हैं, पॉलिटिशियंस की हैं, इससे बहरान होगा, कीमतें बढ़ेंगी, लोगों के लिए मसाइल होंगे। लेकिन इन्होंने टैक्सेस की बात की कि हमने टैक्सेस दिए, लेकिन इवन देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना, उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा क्योंकि ये डील ही सारी गलत की गई थी, आपने गलत फायदे उठाए, लोगों को जेबों में डाका मारा, हुकूमत पाकिस्तान की जेबों में डाका मारा, आपने चंद करोड़ रुपीस अगर आपने टैक्स दिया तो अरबों रुपए आपने कमाए भी तो है, से भी फायदे उठाए और लोगों से भी फायदे उठाए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। जी क्लास साहब, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि बुशरा एतजाज साहबा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिल्कुल नहीं है। एक बात तो ये कंफर्म है,
दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा, ये तमाम कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर से अरबों मेरे पास रुपए की खोकर साहब हो सकता है, एक मिनट खोकर साहब, हो सकता है अब ना हूं, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए थे मिनट से, उसमें बुशरा एतजाज साहबा मौजूद थे उस मीटिंग में, उनका नाम भी है, उसमें मौजूद भी है। आप डॉक्यूमेंट शो कर दीजिएगा। मैं बताएं आप, उन्हें पता है जो मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्टर में कभी भी नहीं थे। मैं आपको जो चीज पब्लिक एंड पे जरूरत है मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। आप देखें कि ये फिर उन्होंने शेयर, अच्छा ये बड़े खोकर साहब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर ये जो शेयर होल्डर की हैसियत से आप इन मीटिंग में बैठते हैं आप? नहीं, वो शेयर होल्डर जेजेबीएल के नहीं कभी भी रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ, उनकी एलपीजी मार्केटिंग कंपनी जिसका सबकी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो उसमें रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बुशरा एतजाज साहब नहीं है। मैं ये आपको ये बात दावे से कह रहा हूँ। एक बात और मैं जो अच्छा, उनके पास कोटा है, उनका जेजेबीएल का कोटा है, उनके पास एलपीजी का। जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। इरफान साहब 7 लाइन पे रहे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मुख्तसर एक मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इस पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चेयरमैन एलपीजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान खोकर साहब। खोकर साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन पर इसके क्या असरात होंगे? मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा एक जरूरी बात करना चाहूंगा, अगर मुझे इजाजत दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये दिसंबर और जनवरी का जो सर्दियों का महीना है, नेचुरल गैस बिल्कुल शॉर्ट है। मेरी मौजूद अदालत से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, इस वक्त जो एलपीजी की जो प्राइसेस जो एकदम से शूट अप होने की ये सारे प्लानिंग हो रही है, क्या होगी ये सारे मिलकर बुरहान पैदा करेंगे, उसको फौरी तौर पे वो कमेटी और बाकी चीजें देखें। कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, चूंकि इसे ना तो नेचुरल गैस है ना सीएनजी है, इसलिए मुल्क में बहुत बड़ा बुरहान पैदा होगा। इस वक्त गैस सस्ती होने जा रही है, मुल्क में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, लोकल प्रोडक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा है। मेरी गुजारिश है कि ये कीमत में थोड़ा सा बिल्कुल आपने पॉइंट वेल टेकन। 80 केजी भी आ सकती है, 80 केजी भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया फॉलो करते रहेंगे। पॉइंट वेल टेकन। कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, जो हमें भी बात लोग कर रहे हैं वो भी करेक्शन कर दी बुशरा साहिबा के हवाले से भी, उन्होंने जो कहना था और जो बात क्लैरिफाई। लेकिन बात ये है कि ठीक है टैक्सेस तो आपने दिए, अगर सुप्रीम जिस तरह क्लासर साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया कर दिया। और दूसरी बात ये है कि ये जो आखिरी बात उन्होंने की है कि आम आदमी को और ना कुचला जाए, और फिर ये साथ क्लासर साहब इस पे हम बात करेंगे कि ये सियासत और ये जो औहदे हैं जो मिलते हैं आपको, जिसकी तनख्वाहें आपको हम अपने स्वेट एंड ब्लड से देते हैं, वहां बैठ के आप ये करें लोगों के साथ के उनकी तवानाई जो है वो, ताकि उनके चूल्हे वो जलाने में भी वो उनको मुशक्कत हो। इस पे हम बात करते हैं। इससे मैं बस लास्टली छोटा सा कमेंट, इससे ये देख लें कि इस मुल्क के ताकतवर तबकात कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, कैसे लूट मार करते हैं। वही जनरल मुशर्रफ, वही उनका नैब, उन्हीं के जर्नल, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स और पीपल्स पार्टी के सारे ये इंतहाई काबिल एहतराम जो बता रहा हूँ, कोटे लेने वाले, यहाँ से एलपीजी हो, इसमें सिविल सर्वेंट्स हूँ, इन सब ने मिल के माल खाया है, लूटा है। और इकबाल जैद अहमद साहब ने सबको खुश किया है और सबको उन्होंने यहाँ पे आके हिस्सा बांटा। आज जब कार्रवाई होने वाली है वो इकबाल क्लासर साहब जी, अब ये देखें ना, अभी आपने ये बात की, मैं इससे एक रिलेट करता हूँ ताकि मैं अपनी दोनों स्टोरीज आपको अभी इसमें फिर आपकी तरफ आते हैं। जब आप इस तरह से पब्लिक मनी को स्क्वेंडर करते हैं, खा जाते हैं, भाग जाते हैं, तो होता क्या है। आज यूनेस्को की रिपोर्ट आई है कि इस वक्त इस मुल्क में 79% बच्चे जो हैं वो तालीम से, बच्चे नहीं कौम जो है 79%, ऑलमोस्ट 80% हम अनपढ़ हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो नाखानगी की शरह है वो 72% है, और जूं 25 से 44 की एज के जो लोग हैं वो 57 है। इसी तरह से जूं आपकी उम्र ज्यादा 64 साल और 55 साल के दरमियान के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कॉलेजों या स्कूलों में गए थे। और इसी तरीके से सिर्फ 1% लोग ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। क्लासर साहब, जब आप ये सारे पैसे खा जाते हैं, फिर आप जो है वो ये और हम आपने टैक्सेस दिए 15 अरब, भाई 15 अरब टैक्स दिया, मगर वो तो क्या गया 400 अरब रुपया आपने इसमें दिहाड़ी लगाई और सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप पैसे वापस करें। तो दैट्स वाई हर आम आदमी सफर करता है। और मैं ये आज देख रहा था कि 2006 से लेके 2012 तक यहां पर क्लासरा साहब 5000 स्कूल बंद कर दिए गए कि जी रैशनलाइजेशन के नाम पे। और ये देखें इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं,
इनके बच्चों ने तो वो स्कूल ही नहीं देखी, इनके बच्चों की तालीम बाहर, इनका रहना सहना बाहर। तो ये है वो मेन रीजन। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब तो चले जाएंगे और जिलानी साहब आ जाएंगे और FIA के पास है, और हमेशा, और हम ये गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि अगर ये ऐसे हुआ है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यकीनन ऐसे हुआ है, तो फिर इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कल ये ना हो कि हम ये प्रोग्राम फिर किसी माजी का हिस्सा बन जाए और ये वर्डिक्ट भी। क्लास अब आपकी तरफ आती हूँ, आपकी खबर की तरफ आती हूँ। गर्दिशी कर्जों का 500 अरब कहां से आया, कहां गया, कोई नहीं जानता, कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सेनेट में भी कल क्या हंगामा हुआ इस पर? कल ये शाजिया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 1 घंटा कल सेनेट के इजलास में क्वेश्चन आवर में इस पे बहस की गई है कि 500 अरब रुपया जो आपने हुकूमत पाकिस्तान ने रातों रात कहीं से पैदा किया, ये कहाँ से आया है? आ तो गया है, मिल भी गया है, बेनिफिशरीज का भी पता है, किस किस को क्या पैसे मिल गए हैं, वो भी लिस्ट आ गई। हुकूमत के पास ये डाटा नहीं है, फिगर नहीं है कि पैसे आए कहाँ से हैं। और नो डाउट ये कल हम जो सहाफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे, आमिर मतीन साहब ये मौजूद थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे जी। मैं आमिर साहब से भी 1-2 सवालात उस पर आते हैं, मैं उस पर कर दूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो है कि हुकूमत ये तो कहती है कि पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं ये नहीं पता। कल बड़ी खूबसूरत बहस हुई है और मैं समझता हूँ हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा है। कल वहाँ पे सेनेटर सईद गनी साहब ने बड़े अच्छे सवालात उठाए हैं, सेनेटर सुगरा इमाम साहबा ने उठाए हैं, उसके बाद ये फरहतुल्लाह बाबर ने उठाए हैं और बड़े अहम सवालात उठाए कि मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। आमिर साहब से पूछते हैं कि ये 500 अरब रुपए आमिर मतीन साहब आए कहाँ से हैं? आमिर आप ही बता। आ तो गए हैं, पता है, किसकी जेब में गए हैं ये भी पता है। ये बताएं आमिर साहब, कुछ आपको अंदाजा हुआ कल 1 घंटे की बहस से ये 500 अरब रुपया आया कहाँ से है? जी रऊफ, कल आप भी वहाँ पे मौजूद थे, मगर उसमें साफ नजर आ रहा था बहस में कि गवर्नमेंट ने ये 500 बिलियन जो रुपए हैं उसकी सोर्स बचाने में बड़ी हिचकिचाहट नहीं कर रहे बल्कि छुपा रहे हैं। एक ऑब्वियसली सेनेटर्स के सवालों से पता चल रहा था विजन के कि ये नोट छापे गए हैं और उजलत थी बहुत ज्यादा, और कुछ समझ भी आ सकता था कि एक बहरान ज़ाहिर एनर्जी का बहुत बड़ा रहा और उसमें गवर्नमेंट ने कहा, मगर वो इकरार नहीं कर रहे थे, कभी इधर से कभी उधर से कि जी फलानी जगह से लिए। और ऑफ कोर्स वहाँ पे सेनेटर सुगरा इमाम ने, सईद गनी ने, रज़ा रब्बानी ने, इन सब ने सवालात किए कि ये बताएं कि ये बजट में नजर आ रहा था कि एनॉमलीज थी, कभी इधर दिखाया था कभी इधर दिखाया था, मगर एक जनरली जो कि इल्जाम लगता है कि इसमें से नोट छापे गए हैं। छापने से ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो इतनी महंगाई हुई हुई है उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये नोट छापने से इतनी अफरात ज़र बढ़ गई है कि जिसकी वजह से अब ये सारी महंगाई की ये बताइएगा आमिर, कुछ ये पता चला है कि कितने नोट छापे गए 500 अरब में से? नहीं, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि वो गवर्नमेंट तो ये करार ही नहीं कर रही थी कि उन्होंने कोई नोट इसके लिए स्पेशली छापे हैं। वो बाकी सोर्सेज का जिक्र कर रहे थे मगर इस चीज को करना चाह रहे थे। और उससे इम्पोर्टेंट एक और बात थी कि इशू ये भी है कि ये पैसे जो जल्दी में उजलत में दिए गए, जाहिर है इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा इशू था कि मुल्क के अंदर एसपी का एक मसला है, तो इन्होंने जो 500 अरब रुपया दिया है उसके दो इशू बहुत ज्यादा अहम ये भी हैं कि एक तो ये कि वो जो इन तमाम IPPs जो थी इनको, क्योंकि तेल जो इस्तेमाल करते रहे हैं उसके अंदर बड़े सवालात हैं कि वो उतना तेल इस्तेमाल हुआ नहीं, और उसकी एक प्री ऑडिटिंग होनी चाहिए थी कि जनाब के ये कितना तेल इस्तेमाल किया और उनको कितनी अदायगी की। वो प्री ऑडिटिंग नहीं, उसके मुतालिक कल पूछा गया तो उससे भी टाल गए, वो कहती आप तो बाद में बताएंगे। मगर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये जो एस्टिमेट आते हैं वो 25 से 50% तक शायद। एक सवाल मैं कर लूं साहब इनसे, फिर आप मुझे आमिर ये बताइए, ये आपने तेल की बात की, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया, हमने रिविजिट किया 85 से लेके अब तक, हफ्तों का वायदा लेके अब तक कि 20 रुपए आप खर्च करें, 80 रुपए सरकार करेगी, डेट सरकार करे, सर्विस करेगी, और ऊपर आप हमें ये बता रहे हैं कि IPPs जो तेल खर्च कर रहे थे वो उतना नहीं था। तो ये सारा स्कैम नहीं है? आपसे सवाल मेरा ये है कि आप जब तक आप रिविजिट नहीं करते इनको, आप बिजली का प्रोग्राम तो खत्म नहीं कर सकते, क्या कहेंगे आप? लाइन पर इसका जवाब लेते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आमिर मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे से टेलीफोन लाइन पर, ये नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर
मतीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आमिर कारी साहब का वही सवाल, जब तक इन मायदों को रिविजिट नहीं करेंगे बहरान खत्म नहीं होगा। और एक फिक्रा ऐड कर दूं तो फिर हम इतनी महंगी लोड शेडिंग खरीदते रहेंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, करीब से देख रहे हैं। मैं कारी साहब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इस माहिदे के अंदर बिल्कुल दो सकम थे। एक सकम तो ये है कि इसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, और ये कंपनी जो थी ये एग्जैजरेट करती रही, इतना तेल इस्तेमाल नहीं करती रही जितना कि चार्ज करती रही हैं। दूसरी एक खराबी इसके अंदर ये है कि जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल भारत में हमारे से डबल है कि वो कम फ्यूल के ऊपर उनका इक्विपमेंट इतना मॉडर्न है कि वो डबल एनर्जी देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप सिर्फ उनसे जितनी बिजली ले रहे हैं आप सिर्फ उस पर चार्ज करें, मगर ये प्री ऑडिट नहीं किया गया, ये देखा नहीं गया कि पैसे देने से पहले देखना चाहिए था कि जनाब ये दो चीजों में खास तौर पे जो ऑयल यूज हो रहा है उसकी प्री ऑडिटिंग होती। वो पैसे पहले दे दिए, अब ऑडिट बाद में कर रहे हैं। अगर फर्ज करें ये खराबी निकल ही आएगी, आपको पता है कि दफा पैसे जब चले जाते हैं और तो वो चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि ऑडिटिंग के ऊपर भी आपको पता है कि इतने इसके अंदर बड़े मगरमच्छ इस बैठे हुए हैं कि बड़ा मुश्किल है कि ये इसकी सही ऑडिटिंग भी हो सके, वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी कॉन्ट्रैक्शन इंटरेस्ट है कि वही लोग जो है उन्हीं के बैंकों से पैसा लिया गया है और उन्हीं को ही दिया गया है। तो आपको पता ही आमिर साहब इसी पे आपने बैंक की बात की। कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक अजीब सी हमने बात देखी कि ना हुकूमत की तरफ से कोई मियां मंशा साहब का नाम लेने को तैयार था और ना कोई अपोजिशन की तरफ से नाम को लेने को तैयार था। इशारों कनाइयों में बात हो रही थी और हम बैठे कंक्लूड कर रहे थे कि ये मियां मंशा साहब की बात हो रही, क्योंकि उनके ग्रुप का नाम भी शामिल है, उनके APP जिनको 12 से 13 रुपए की अदायगी की गई है, और एक वजीर के उनके भी मौजूदा जो नवाज लीग के एक अहम वजीर हैं उनके भी शेयर्स हैं। तो ये क्यों डरते हैं जब इन्होंने पैसे वहां से लिए हैं या दिए हैं या लोन लिया है इन्होंने मियां मंशा से, तो उसका नाम सेनेट में लेने से दोनों पार्टीज क्यों खौफजदा हैं? ये वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह ISI का डायरेक्टली कोई नाम नहीं लेता तो इशारे कनाए में बात होती है कि एक इदारा एक हसास इदारा, तो मियां मोहम्मद साहब मंशा साहब का भी नाम अब ऐसे ही बन गया कि लेने से इल्जाम लगाने वाले भी नाम नहीं लेते हैं और दूसरे गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं लेती है। हालांकि शुरू में बड़ा वो प्रोमिनेंटली दिखाते थे, वो इनकी मीटिंग्स में भी जाते थे, उसकी फुटेज PTV से चलती थी, मगर सारी उसके अंदर क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर जो है IPPs के अंदर मियां मोहम्मद मंशा हैं और गवर्नमेंट के इस वक्त वो एडवाइजरी रोल में भी काफी पाए जाते हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता है। चलें आप बहुत शुक्रिया आमिर। लास्टली एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा लास्टली, क्योंकि आमिर मतीन साहब के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभार हमारे हाथ लगते हैं, सुबह सुबह इनको नींद से उठाना पड़ता है बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद। आमिर साहब ये कल ये भी कहा गया जब हम खोज लगाया जा रहा था सेनेट में कि 500 रुपया कहाँ से आए, तो सईद गनी साहब ने कुछ खुरा इसका तलाश करके दिया। उन्होंने कहा जी 62 रुपया आपने USF फंड से निकाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है, दूसरा 122 रुपया जो वर्कर्स वेलफेयर फंड से शायद वो ट्रांसफर किया गया है। आप मानते हैं कि वाकई ऐसा किया गया है कि गरीबों का वर्कर्स का पैसा उठा के इधर लगाया गया है और USF जो देहातों के लिए पैसा रखा गया था IT डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा भी यहाँ पे खर्च हो गया सारा? रऊफ बिल्कुल, इस वक्त आपको याद होगा कि जब ये पैसे दिए जा रहे थे तो ये बहसें चल रही थी कि काफी सारी ऑन गोइंग स्कीम्स में से पैसे निकाल के इधर दिए गए थे, मगर उसका बहरहाल एक बहाना उन्होंने निकाल लिया कि जनाब ये जो फंड होता है उसके अंदर ये बड़ा फ्लूइड होता है, पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वो एक बहाना निकाल लेते हैं। दरअसल बात यह है कि इसके ऊपर इसहाक डार साहब को खुद होना चाहिए था कि वो फाइनेंस के उसमें एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि खुरम दस्तगीर साहब उनकी जगह जवाब दे रहे थे, उनको बहाना हो गया जी मेरे पास ये वाली डिटेल्स नहीं है। मगर उससे ज्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त देखें ना, मुल्क के अंदर जो इस गवर्नमेंट के 3 इम्तिहान थे, एक एनर्जी का है, दूसरा महंगाई और इकोनॉमी का है और तीसरा दहशतगर्दी का है। तो ये पहले वाला जो एनर्जी के अंदर इन्होंने जो पहला ही स्टेप लिया वो मुतनाज़ा हो गया हुआ है। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में गर्मियों में जब लोड शेडिंग दोबारा होगी, और पिछले साल ठीक है पहले से सूरत जरा बेहतर है, मगर उसके अंदर एक फैक्टर ये भी था कि पिछले साल अनयूजुअल बारिशें हुई जो कि 10 साल में एक दफा होती हैं, तो उसकी वजह से 1500 मेगावाट तो एक्स्ट्रा उसकी वजह से आ गया था। तो इस दफा जब दोबारा लोड शेडिंग होगी तो ये सवाल दोबारा आएंगे। ये एक ऐसा मुतनाज़ा है, ऐसा तनाज़ा है जिसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता।
दूसरा आपने देखा कि महंगाई का भी कल सेनेट के अंदर इशू आया कि जनाब ये महंगाई जो है, आलू प्याज टमाटर कैसे और महंगे प्याज हुए? के रेट नीचे न जाने से ये मतलब नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई के अंदर एक कमोडिटी की सीपीआई की पूरी लिस्ट होती है एसेंशियल आइटम्स की, जिसके अंदर बढ़ गई है, डबल डिजिट में आ गई है। ये वो काफी चीजें होती हैं। आपको डॉलर का आमिर साहब तो महंगाई आप कल कह रहे थे, आमिर साहब आप कल सेनेट में बैठे हुए, मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था, मैं उसको उसी पे कंक्लूड करते हैं। आपने कहा हुकूमत ने बड़ी समझदारी से आवाम को टमाटर और ये प्याज की महंगाई के पीछे लगा दिया, लोग बाकी महंगाई भूल गए, प्याज टमाटर पे गुफ्तगू हो रही है, अगर उसकी कीमतें कम होगी तो मुल्क में महंगाई खत्म हो जाएगी। आम आदमी का कंसर्न नहीं है क्लासा साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं। आमिर साहब का सवाल यह था कि कल उन्होंने प्याज और टमाटर पे बात लगा दी। उन्होंने देखा कि फोकस बहुत ज्यादा अवाम का जो है टमाटर और प्याज पे आ गया है। हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता है कि थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करें, तो ये 2 कमोडिटीज की वो हुई। आपने गौर किया होगा मीडिया के अंदर खासतौर से ये बयान दिए गए कि देखें टमाटर और प्याज की कीमत नीचे आ गई है, जिससे कि ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि ऐसे महंगाई नीचे आ गई है। महंगाई के अंदर जो नीचे तयन करने के लिए आपको काफी सारी एक पूरी लिस्ट होती है एसेंशियल कमोडिटीज की, जिनकी देखनी पड़ती है। उन कमोडिटीज के अलावा भी काफी फैक्टर्स होते हैं जिसके जरिए आप जज करते हैं कि महंगाई ओवरऑल अभी नीचे नहीं आई है, मगर इन 2 चीजों की लाज से ये जल्दी एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई नीचे आ गई है। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन आपका। अच्छा, ये महंगाई के हवाले से बात कर दूं, ये जो अभी पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का आया है जो आखिरी, उसमें तो पेरिशेबल गुड्स जो हैं, जो ये सब्जियां हैं, वो इस माह में वो तकरीबन ये 43.14% बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है मेरे ख्याल में, और डबल डिजिट में आ गई है महंगाई। बहरहाल ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये केस जो है वो लेके गए थे, आज इस पे मंतकी नतीजे पे पहुंचा है, तो हम चाहेंगे कि ये अब ये गवर्नमेंट जो है ये पैसे भी रिकवर करे और इसको पैसा वापस आना चाहिए। क्लास अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्कैंडल सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसने दोबारा सर उठाया है, क्या किस किस्म के सनसनीखेज इनकशाफात की तवक्को की जा रही है आज? ये शादिया हम तो समझे थे जमहूरियत आएगी, कुछ गवर्नेंस आएगी, कुछ बेहतर चीज़ें आएंगी, कुछ लोगों की कोई बेहतरी होगी। पता यह चला है जो ईंट उठाए नीचे से कोई ना कोई एक बहुत बड़ा अच्छा स्कैंडल, अब ये लाखों करोड़ों में नहीं रह गए, अरबों में नहीं रह गए, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले गए। अब डॉलर्स की हम बात करते हैं, अब हम ये अरब शरब नहीं कहते, खबर ही नहीं छपती अब उसकी 2 अरब 4 अरब, ये क्या खबर है यार, इसको इधर करो। अब डॉलर्स की बात हो गई है। और जो रहमान मलिक साहब हैं, उनकी वजारत में जितने बड़े स्कैंडल्स हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम वजारतें होंगी जिनके होंगे, और दाद देनी चाहिए चौधरी निसार अली खान साहब को। मजाल है उन्होंने किसी एक स्कैंडल पे इन्वेस्टिगेशन करा ली हो, उनको कोई शोकाज नोटिस दे दिया हो, और रहमान मलिक साहब आजकल तारीफें करते पाए जाते हैं चौधरी निसार अली खान साहब की। रीज़न कि ये पता है भाई साहब हमारे खाते ना खोला, एक खाता आज फिर आ रहे हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, आज दाखिला की जिसकी सेनेटर तला महमूद जो हैं वो उसको प्रिजाइड ओवर करते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। तला महमूद की कमेटी में मैंने हमेशा देखा है जो भी उनको गाइड करता है, उनका एजेंडा आइटम बनाता है, बड़ा ज़बरदस्त बनाता है, टू द पॉइंट, और जहाँ से हुकूमत पकड़ी जाती है, ब्यूरोक्रेसी पकड़ी जाती है, उनके एजेंडे आइटम्स तला महमूद के मुझे ज़ाती तौर पर एज ए रिपोर्टर बहुत पसंद है। हुआ ये था कि ये कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बढ़ गई है तो कुछ सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया जाए, इस्लामाबाद और पेशावर को इनको सिक्योर किया जाए, यहाँ आप इसको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ गैजेट्स लगाए जाएँ, CCTV कैमरे लगाए जाएँ, यहाँ पे आपको ये टार्च के जरिए पुलिस वाला ना देखे, एक्सप्लोसिव को आपने डिटेक्शन करना है, पूरा मनसूबा बनाया। इनिशियली मनसूबे की अमाउंट बनाएगी $145 मिलियन। जब उस पर थोड़ी सी रिपोर्ट्स हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, पता यह चला कि $20 मिलियन का कमीशन खाया जा रहा था। अच्छा। और आइटम से उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही थी। सिंगल टेंडर बोली पे एक चाइनीज कंपनी को मुआहदा दिया गया, एक चाइनीज कंपनी से बैठ के इन्होंने डील की, चाइना के बैंक से कर्जा लिया, वो कर्जा लेके इन्होंने $100 मिलियन का कर्जा लिया, $68 मिलियन जो है एडवांस पे कर दिया गया चाइनीज कंपनी को, वो पेमेंट हो चुकी है। हमने चाइना के बैंक से कर्जा भी ले लिया है, उसमें से हमने $60 मिलियन जो हैं वो उनको एडवांस भी दे दिए चाइनीज कंपनी को। वो स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, उसमें भी पता चला कि इन्होंने कैसे इरेगुलरिटीज की हैं, कैसे $20 मिलियन के करीब का कमीशन खाया जा रहा था कुछ लोगों में, उन्होंने स्क्रैप कर दिया। अब इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ये चाइना के बैंक को कर्जे की किस्त भी दे रहा है, लोन भी दे ये वापस कर रहा है, उस पर मार्कअप भी दे रहा है, और चाइनीज कंपनीज को $68 मिलियन दे दिए हैं जो लेके चली गई है पाकिस्तान से। ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, आज भी आपका सिपाही टार्च लेके हमारी आंखों में मारते हैं, चोर है, डाकू है, बदमाश है, हमारे हाथ कुछ नहीं आया। आप जरा इमेजिन करें कि एक काम तो हुआ होगा ना क्लास साहब, एक काम तो हुआ होगा कि कुछ फ्लैट और खरीद ली गए होंगे लंदन में, कुछ प्रॉपर्टीज मलेशिया में खरीदी गई होंगी, दुबई में खरीदी गई होंगी, ये लंदन ऑलरेडी हैं। रहमान मलिक साहब
उनके पास बहुत कुछ है, ना सिर्फ अपने पास है, औरों को देने के लिए भी बहुत कुछ है। सो रहमान मलिक साहब बड़े जो ग्लैडिएटर थे, हमारे सिक्योरिटी जार थे पाकिस्तान के। मसूफ ने यहाँ पे जो पाकिस्तान को जो डज लगाई है कि $100 मिलियन का लोन लिया चाइना के बैंक से, लोन लेके चीनी कंपनी को दिया, उन्होंने पैसे ले लिए, हमारे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं आया। आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आज बुलाया गया यहाँ पे सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन को बुलाया गया है कमेटी मीटिंग में। इसके साथ लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया गया कि हजूर हमें वजारत दाखिला तो हमें गोलियां दे रही है, इनके अफसरान मिले हुए हैं, ये इनके जो चौधरी निसार अली खान जो हैं ये रहमान मलिक से मिले हुए हैं, दोनों वजीर दाखिला हैं वो भी रहे हैं, ये मौजूद हैं। इन्हें खौफ है ये चौधरी निसार को जब मैं चला जाऊँगा कोई और आ जाएगा, वो ना इन्वेस्टिगेशन आगे ओपन करे, इसलिए कवर अप करते हैं। अंग्रेजी का इससे बड़ा खूबसूरत एक तो आप जो है ना मुस्बत पहलू नहीं देखते, मुस्बत पहलू नहीं देखते, कहीं तो जमा हुआ ना, कहीं तो इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक की राय पैदा हुआ। आप एक रेलवे का काजी साहब हमने ऐसे कर्जा लिया था जिसको अभी जाके ये ख्वाजा साद रफीक ने उसको कैंसिल किया है, और बिलोर साहब के दौर में लिया था। पीपल्स पार्टी दौर में चाइनीज कंपनी से जितने भी लोन लिए गए हैं, इन्होंने बैंकों से लिए, डिजास्टर लिए गए हैं। उन्होंने उस वक्त 75 लोकोमोटिव्स के लिए कर्जा लिया और $100 मिलियन लिया। उसमें से पाकिस्तान ने $25 मिलियन पाकिस्तान में उनको एडवांस पेमेंट कर दी। वो एडवांस पेमेंट भी ले गए हैं, वो कर्जा भी आज तक हम उसको रिपेमेंट कर रहे हैं, और उस पर रोजाना की बुनियाद पे हम $1400 जो है वो जुर्माना दे रहा है पाकिस्तान। $1400 रोजाना हम चाइनी बैंक को जुर्माना दे रहे हैं कि हम वो लोन हम यूटिलाइज नहीं कर सके। उसमें से हमने उल्टा $25 मिलियन हमने एडवांस उस चाइनीज कंपनी को दे दिया। सो लोन का कर्जा भी जो हमारे पास नहीं आया उस पर भी हम उसको रिपे कर रहे हैं। रोजाना हम उस लोन को इस्तेमाल न करने पे $1400 भी दे रहे हैं, और पाकिस्तान के पास एक भी बोगी नहीं है, एक भी इंजन नहीं है। एक वजाहत कर दूं, अभी आप कह रहे हैं ये जो हम है ना, हम ये कौन है? ये जब मैं इसी में एक फिक्रे में ये खबर भी अपनी आगे चला दूं कि ह्यूमन राइट्स में जो बदतरीन है हम चौथे नंबर पे हैं, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में जो एक यार्ड स्टिक है वो बदनवानी है। कि जब आप बदनवानी करते हैं तो आप जो ले डाउन द फाउंडेशन फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो पे करते हैं हम स्वेट एंड ब्लड से, जो कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, जो ये कीमत बढ़ती है बिजली की, LPG की, हर चीज की, ये फिर हमें वोट उन पे डालते हैं। एक लास्टली, अच्छा एक तरफ ये हो रहा है, अब एक तरफ ये काम हो रहा है कि कैसे लूट मार किए यहाँ पे वजीर करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है। दूसरी तरफ आज सेनेट की एक और स्पेशल कमेटी का इजलास हो रहा है। सेनेटर कलसूम परवीन ने इजलास की सदारत करनी है कि हाजियत कि वहाँ पे सेनेटर बिलोर साहब, इलियास बिलोर साहब ने उन्होंने एक बिल पेश किया था कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं डबल नेशनलिटी रखते हैं, इनको ग्रेड 20 के बाद तरक्की नहीं मिलनी चाहिए। आज एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ये 8, 10, 20 पेजेस बना के भेजे हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं जो वहाँ पे पेश होने हैं। उसमें उन्होंने डट के अपोज किया एस्टैब्लिशमेंट ने, जिसका काम है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, बाबू बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपको जुर्रत कैसे हुई है ये तजवीज़ देने की, इसको बिल्कुल हम इसकी मुखालफत करते हैं, आप कौन होते हैं ये हमारे ऊपर बार लगाने वाले। उन्होंने सर्वेंट एक्ट के मुख्तलिफ क्लासेस के हवाले दिए कि फलां देखें, हम देख रहे हैं, हम कोई प्रोसीजर देख रहे हैं। यहाँ पे कैबिनेट में समरी गई थी, हमने सिविल सर्वेंट्स के हवाले से बात तो वही हुई ना पोजीशन पे साहब, केक में से किसका हिस्सा कितना होगा, जमहूरियत हो, अमरीयत हो, खेल तो यही चलता रहेगा रूलिंग क्लासेस के दरमियान। और काश साहब किसी वक्त इस पे भी बात करने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपना बहुत सारा टैलेंट जो है वो जाया कर रहा है। बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट जल्दी रिटायर हो रहे हैं। एक समरी भेजी भी गई थी कुछ अर्सा पहले, मूव हुई थी कि सिविल सर्वेंट्स की अब रिटायरमेंट एज जो है इसको बढ़ाया जाए, और पहले प्रपोजल मौजूद है क्योंकि बहुत यंग और अच्छे ऑफिसर जो हैं जिनको रिहायर करना पड़ता है, शोर मचता है, जिनको रिकॉन्ट्रैक्ट आप उनको दोबारा लाते हैं। बात करेंगे इस पर डिटेल बात करेंगे। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी एज रिटायरमेंट बढ़ाई है, आपको भी इस पर गौर करने की जरूरत है कि अपनी एज में रिटायर को बढ़ाएं। और बहुत सारा अच्छा टैलेंट हमारा बाज़ दफा निकल जाता है मार्केट में, रिटायर होकर घर बैठा जाता है, इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। 80% लोग बेरोजगार हैं, 50-60 और में से नौजवान है 15 से 24 साल तक, और स्टेंटेड ग्रोथ जिनकी है, सेहत जिनके औजा नशोनुमा नहीं पाते, ये है वो आधी कौम जो मजदूरों की हम पैदा कर रहे हैं, ये LPG के चक्कर में, IPPs के चक्कर में और बाकी चक्करों में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लास साहब, कारी साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।